बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रहे आपकी खास स्ट्रैटेजी। कल की आपकी तैयारी कराएंगे। हमारे साथ शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी, इनसे करेंगे बातचीत। साथ ही हमारे साथ खास मेहमान जो है उनका भी परिचय करा दे। हमारे साथ है प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। रिसर्च टीम हमारे साथ है। कुशल से जानेंगे बाजार में आज किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा हमें एक्शन दिखा, लगातार 2 दिनों से क्यों भाग रहा है वोडाफोन आइडिया। दीपांशु बताएंगे एजिस लॉजिस्टिक्स में क्यों आई तेजी। मानसी से जानेंगे क्या है सरकार के एथेनॉल पर नोटिफिकेशन। देवांशी बताएंगी क्या कहता है आरबीआई पॉलिसी पर सबसे बड़ा पोल। लेकिन सबसे पहले आज के बाजार पर डालते हैं एक नजर, कैसा रहा आज एक्शन। तो बाजार के लिए आज की वीकली एक्सपायरी रही ऐतिहासिक। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही दमदार तेजी के साथ रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए। निफ्टी की बात करें तो 114 अंक उछलकर 15,690 के नए शिखर पर बंद हुआ। सेंसेक्स भी करीब 380 अंक उछलकर पहली बार 52,200 के ऊपर जाकर बंद हुआ। निफ्टी बैंक में 350 अंकों की तेजी रही और ये 35,650 के पास जाकर बंद हुआ। ये तो रहा आज के बाजार का हाल। अगर हम एफआईआईज और डीआईआईज के डेटा पर एक नजर डाल लें तो आज एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 1,079 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने आज 279 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। आइए अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि आज बाजार में इतनी जोरदार तेजी के कारण क्या रहे हैं। वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजारों ने फिर से दिखाई ताकत। आज ग्लोबल संकेतों की सुस्ती के बावजूद भारतीय बाजार बेहद मजबूती के साथ खुले और इस मजबूती में 2-3 चीजें बड़ी आज काम आती दिखी। पहला तो ये कि कोरोना के मामलों को लेकर बाजार को एकदम कंफर्ट हो गया कि अब ये और बढ़ने वाले नहीं है, या तो टिके रहेंगे या थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे नीचे आते हुए नजर आएंगे। तो पहला संकेत तो वो। दूसरा, ग्लोबल मार्केट में कोई बड़ी गिरावट का डर नहीं है, सीमित दायरे में रहेंगे, तो वहां से भी कोई खराब संकेत है नहीं। तीसरा, एफआईआईज की तरफ से बिकवाली रुक चुकी है, हल्की फुल्की खरीदारी होती दिख रही है और घरेलू फंड्स का भी यही रुझान है। जब आप लाइफ टाइम हाई पर पहले ही उनके सपोर्ट के बगैर पहुंच चुके हैं और अब उनकी बिकवाली रुक गई है तो फिर मजबूती बने रहने के पूरे आसार। चौथा यह है कि नतीजों का सीजन लगभग खत्म हो चुका है, अब कुछ चुनिंदा नतीजे बचे हैं और रिजल्ट्स अब तक बहुत बेहतरीन आए, तो इस रिजल्ट सीजन से कहीं कोई शिकायत नहीं है। तो फंडामेंटली भी बाजार उस लिहाज से अच्छे दिख रहे हैं। और पांचवा और सबसे बड़ा कारण है कि लगातार बाजार ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहे हैं, तकनीकी तौर पर बेहद मजबूत है और ऐसे में हर एक गिरावट पर खरीदारी के पूरे संकेत आते दिख रहे हैं और शॉर्ट सेलिंग भी बाजार को निचले स्तरों पर सहारा देती नजर आ रही। तो इन सारे कारणों के चलते भारतीय बाजारों ने बेहद दमदार शुरुआत की और 15,650 के ऊपर 15,660 के ऊपर लाइफ टाइम हाई पहले ही मिनट में बाजार बनाते दिखे। उसके बाद पूरे दिन भर सीमित दायरे में कारोबार करते हुए नजर आए बाजार और 15,600 के आसपास सपोर्ट लिया और फाइनली आखिरी आधे घंटे में एक बार 15,700 को भी पार किया और उसके बेहद करीब लाइफ टाइम हाई पर बाजार बंद हुए। न सिर्फ निफ्टी लाइफ टाइम हाई पर बंद हुआ बल्कि निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स भी अब तक के सबसे उच्चतम स्तरों पर जाकर बंद हुए और सेंसेक्स भी मजबूती के साथ 52,000 के ऊपर बंद होता दिखा। बैंक निफ्टी भी आज मजबूत रहा, 35,700 को पार भी किया और उसके बेहद करीब बंद होता नजर आया 35,650 के आसपास। तो कह सकते हैं चौतरफा खरीदारी होती दिखी और बाजारों ने मजबूती का प्रदर्शन किया और काफी अच्छी खरीदारी के साथ बाजार आज दिन के उच्चतम स्तरों पर बंद हुए। सबसे बढ़िया बात है कि आखिरी 1-1.5 घंटे में बाजार में शानदार खरीदारी लौटती हुई नजर आई। अब कल के लिए क्या खास स्ट्रैटेजी बाजार पर रखे समझेंगे अनिल जी से, लेकिन उससे पहले आज के बाजार के कारोबार में कहां पर था सबसे ज्यादा एक्शन, कहां पर थी नरमी, समझते हैं। हमारे सहयोगी कुशल है हमारे साथ। कुशल बताएं जरा खबरों के दम पर कहां था सबसे ज्यादा एक्शन। जी, तो इस महीने की पहली वीकली एक्सपायरी के दिन बाजारों में आज शानदार तेजी रही। इनफैक्ट रिकॉर्ड स्तर बनते हुए नजर आए। खासकर अगर आप देखें स्पेसिफिकली तो यहां पर 15,700 के पार जो है इंट्राडे में हमें निफ्टी जाता हुआ नजर आया और यहां पर निफ्टी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट अगर किसी ने किया था तो वो था टाइटन। 6 से 7% के गेन्स के साथ
यहाँ पर हमें क्लोजिंग देखने को मिली। साथ ही ओएनजीसी, आइशर मोटर जैसे स्टॉक्स में भी दमदार तेजी का रुझान आज के सत्र में बनता हुआ नजर आया। गिरने वाले शेयरों में इंडसइंड बैंक 2.5% की गिरावट थी। साथ ही आईटी और फार्मा स्पेस में दबाव बनता हुआ नजर आया। रियल्टी स्पेस शानदार अपमूव आज के सत्र में बना, करीब 4.4% के इंट्राडे गेन्स इंडेक्स लेवल पर आते हुए नजर आए, जिसमें ओबरॉय रियल्टी ने 10% तक का दमदार उछाल रिकॉर्ड किया। इनफैक्ट महिंद्रा लाइफ स्पेस, फीनिक्स मिल्स, प्रेस्टीज एस्टेट जैसे शेयर भी 5 से 7% तक की तेजी दिखाते हुए नजर आए। कैपिटल गुड स्पेस लगातार अब वापस से फोकस में लौटता हुआ नजर आ रहा है और आज के सत्र में अगर आप देखें तो थर्मैक्स के साथ साथ तमाम कैपिटल गुड स्पेस की कंपनियां फोकस में बनती हुई नजर आई थी। ऑयल एंड गैस स्पेस में ओएनजीसी तो लीड कर ही रहा था, साथ ही अदानी टोटल गैस में तेजी रुकने का नाम नहीं ले रही है और यहां पर अच्छी तेजी बनती हुई लगातार हमें देखने को मिल रही है। इनफैक्ट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में न्यू इंडिया एश्योरेंस, कॉनकोर जैसे स्टॉक्स में भी 2-2.5% की तेजी थी और बैंकिंग स्पेस से सरकारी बैंक फिर से रौनक आज भी दिखाते हुए दिखे, जिसमें अगर आप देखें तो बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक जैसे स्टॉक्स काफी बड़े फोकस में थे। इनफैक्ट फार्मा स्पेस में लगातार मुनाफा वसूली का रुझान हमें देखने को मिल रहा है, जहां पे पनिशिया बायोटेक, एस्टेक लाइफ साइंस जैसे स्टॉक्स आज के सत्र में दबाव बनता हुआ नजर आया। और अंत में जी के हिट कॉल्स की बात करें तो इन्फो एज, कल भी हमने इस पर कॉल दी थी और आज विकास सेठी साहब जी की कॉल थी इन्फो एज पर, साथ ही वेदांता पालवे जी का कारगर साबित होता हुआ नजर आया। ओबरॉय रियल्टी, किरण जी ने भी आपको रेकमेंड किया था, 10% के शानदार अपमूव यहां पर भी देखने को मिले थे। अब यह देखना होगा कि कल के सत्र में कारोबारी हफ्ते का जो आखिरी दिन है किस तरह बाजार पैन आउट होते हैं। अविनाश जी आपके पास आ रहे हैं। साफ तौर पर जो कोरोना के मामले अब घट रहे हैं उससे बाजारों की चिंता थोड़ी कम हुई है। अनिल जी जिस तरफ संकेत कर रहे थे, आने वाले दिनों में क्या मोमेंटम बरकरार रहने की उम्मीद रखें बाजार के इस जो एक्शन हमें दिख रहा है, साथ ही हफ्ते भर का नजरिया, पोजिशनल व्यू कहां पर रखने की आज सलाह देंगे? स्वाति, मुझे लग रहा है कि बाजार में जो अपसाइड मोमेंटम है वो जारी रहेगा, क्योंकि अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनलॉकिंग शुरू की है। ये डेफिनेटली अच्छी बात है और हमको लग रहा है कि जैसे जैसे केसेस कम होंगे मार्केट का कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। हमारा मानना है कि दूसरी तिमाही में हमको लग रहा है होपफुली अगर कोरोना केसेस बहुत ही कम होते हैं तो मार्केट्स तभी से बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली रीरेट होंगे और स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी तो चलती रहेगी। लेकिन जो शेयर मुझे पसंद है हफ्ते 10 दिन के लिए वो रहेगा पीएसयू प्लेयर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हमको लग रहा है कि कल हालांकि क्रेडिट पॉलिसी है, हमको लग रहा है कि सॉफ्ट क्रेडिट पॉलिसी का जो ट्रेंड है वो बरकरार रहेगा। कोई बड़े अनाउंसमेंट्स हाउसिंग फाइनेंस या टिपिकली कॉर्पोरेट फाइनेंस को लेके कुछ अच्छे कंसेशंस और गवर्नर साहब अनाउंस कर सकते हैं। हालांकि अभी भी लोगों का मानना है कि इन्फ्लेशन के ऊपर सबकी नज़र रहेगी, बट एसबीआई को डेफिनेटली खरीदना चाहिए। हमको लग रहा है एसबीआई एक बहुत ही अच्छे वेल पोजिशन्ड जगह पे है, नॉट ओनली फोर्थ क्वार्टर बट आने वाला साल इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा एसेट क्वालिटी और लोन बुक ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। और 8 से 10 दिन के लिए हमको लग रहा है कि करीबन 455-460 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। यहाँ पे स्टॉप लॉस 428 का लगा दे और ये एक अच्छा विकल्प अगले 8 से 10 दिन के लिए इन्वेस्टर्स के लिए साबित हो सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हफ्ते भर की खरीदारी करने का सुझाव अविनाश गोरक्षकर का। अविनाश जी आपके पास हम फिर से लौटेंगे। इस बीच खबर वोडाफोन आइडिया की तरफ से अच्छी आ रही है कि 2 दिन में 10% शेयर दौड़ा है। क्या बड़ी वजह है इसकी और कंपनी को लेकर और क्या कुछ चल रहा है पूंजी जुटाने को लेकर, जरा समझते हैं हमारे सहयोगी कुशल से। एक बार फिर से इनका रुख करते हैं। जी, तो वोडाफोन आइडिया में आप देख रहे होंगे कि पिछले 2 दिनों से 10% तक की तेजी हमें देखने को मिल चुकी है और ये इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं अब कंपनी जो है पूंजी जुटाने पर इनका बड़ा फोकस बनता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट जून अंत तक यहाँ पर इनके लिए पूंजी जुटाना काफी क्रूशियल हो जाएगा, क्योंकि अगर आप देखें तो जितने भी लेंडर्स हैं वो हो सकता है कि जो प्रोविजनिंग राइट बैक की थी उन्होंने मार्च तिमाही में वो फिर से करते हुए नजर आए, क्योंकि अभी तक जो उन्होंने वादा किया था मैनेजमेंट ने कि पूंजी वो जुटा लेंगे, इसके पहले कहीं ना कहीं वो अभी थमती हुई नजर आ रही है। तो इसी वजह से ये एक बड़ा क्रूशियल पॉइंट जो है वोडाफोन आइडिया के लिए बनता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट पूंजी जुटाने के लिए कंपनी के काफी सारे अपडेट्स हैं। आप देखिए सितंबर 2020 में इनके बोर्ड ने करीब 25,000 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाने पर बोर्ड से मंजूरी मिलती हुई दिखी थी। फिर उसके बाद नवंबर में भी कुछ खबरें आ रही थी ब्लूमबर्ग के हवाले से कि यहाँ पर $200 करोड़ जो है वो निवेश कर सकते हैं ओक ट्री और वर्डे पार्टनर्स। फिर उसके बाद अभी जो ताजा अपडेट है इसमें 3-4 बड़ी
बड़ी कंपनियां हैं जिसके साथ इनकी बातचीत चल रही है, जिसमें ओक हिल कंसोर्टियम, USPE के काफ़ी सारी फर्म्स है, साथ ही CPPIB और CPDQ के समेत जो गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल है वहां पर भी बातचीत अभी जारी है। तो देखना होगा कि कितनी फंड रेजिंग और किससे फंड रेजिंग आती हुई दिखती है वोडाफोन आइडिया के लिए। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि AGR का भुगतान है पहला तो, और दूसरा जो स्पेक्ट्रम पेमेंट है इनका FY23 से करीब 15,500 करोड़ का, वो भी अब ड्यू होता हुआ नजर आएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो 4G ऑपरेशंस को इनको सपोर्ट करना है उसमें ग्रोथ के लिए, उसमें कहीं ना कहीं जो सब्सक्राइबर काउंट इनके घटते हुए जा रहे हैं उसको रोकने के लिए कंपनी के लिए अभी फंडिंग की जो ज़रूरत है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती हुई दिख रही है। तो अब देखना होगा कि ये कितनी फंडिंग और किन किन से फंडिंग जुटाते हैं, पर यही शायद ट्रिगर है पिछले 2 दिनों में आपको जो 10% की तेजी वोडाफोन आइडिया में देखने को मिली है। तो वोडा आइडिया पर हमने पूरी जानकारी ली कुशल से। इनफैक्ट एजिस लॉजिस्टिक्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, 5 महीने में 50% शेयर चढ़ा है। हमारे सहयोगी दीपांशु भंडारी का रुख कर लेते हैं। दीपांशु जरा बताएं, एजिस लॉजिस्टिक्स में इस तेजी की खास वजहें क्या रही हैं? एजिस लॉजिस्टिक्स दमदार एक्शन आपने इस काउंटर पर आते हुए दिखा है। इस साल 5 महीनों में 50% की रैली आ चुकी है और जानकारों का मानना है कि यहां से भी रैली और आगे बढ़ सकती है। पहले कंपनी को समझ लीजिए, जो ऑयल एंड गैस सेक्टर की डिस्ट्रीब्यूशन या लॉजिस्टिक्स होती है उसकी सबसे बड़ी कंपनी है ये, और स्पेशली जो LPG की हैंडलिंग होती है उसमें इनका सबसे बड़ा मार्केट शेयर है। इसके अलावा एक लिक्विड्स डिवीजन है जहां पर भी मजबूत ग्रोथ आती हुई दिख रही है। अब क्या है अहम ट्रिगर्स जिसकी वजह से आप इतनी बड़ी रैली काउंटर में आते हुए दिख रहे हैं? पिछले कुछ सालों में इन्होंने एक बड़ा कैपेसिटी एक्सपेंशन, क्षमता विस्तार का प्रोजेक्ट लिया था और अब लगभग सारे कैपेसिटी एक्सपेंशन इनके पूरे होते हुए दिख रहे हैं। जो 3 पोर्ट है इनके, कांडला, पीपावाव, हल्दिया, तीनों में ही क्षमता विस्तार पूरी होती हुई दिख रही है और यहां से अब फायदे आते हुए दिखेंगे, स्पेशली हल्दिया में जहां पर इन्होंने एक लिक्विड टर्मिनल शुरू किया है। कंपनी अपनी LPG बॉटलिंग की क्षमता पिछले 2 साल में ऑलरेडी 50% से बढ़ा चुकी है और इससे भी आपको काफी फायदा होते हुए दिखेगा। और बाजार का अनुमान है कि जो ये सालाना इनकी 20% वॉल्यूम ग्रोथ का ट्रेंड रहा है वो आगे भी बरकरार रहेगा। LPG का जो इस्तेमाल हम देख रहे हैं भारत में लगातार बढ़ते जा रहा है, उसका भी डायरेक्ट फायदा इस कंपनी को है। सरकार ने LPG को पुश करने के लिए काफी सारी ग्रोथ स्कीम्स की घोषणा की है। जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्कीम है उसकी कवरेज लगभग पूरे देश में इस समय हो चुकी है और वहां से जो डिमांड अपटिक आ रहा है उसका डायरेक्ट फायदा इस कंपनी को मिल रहा है। कोरोना के बावजूद हमने देखा कि FY21 में LPG इंपोर्ट्स 12% बढ़े थे और साथ ही जो LPG का कंजम्पशन है उसमें भी 5% का उछाल आते हुए दिखा था और आने वाले कई सालों तक डिमांड ऐसे ही ग्रो करती रहेगी। तो कंपनी ने LPG हैंडलिंग में जो इनका मार्केट शेयर है वो इनका टारगेट है फिलहाल 20% का जो मार्केट शेयर है जो बाकी कंपनीज में सबसे ज्यादा है उसको और बढ़ा के 33% किया जाएगा, तो उसका भी डायरेक्ट फायदा आते हुए दिखेगा। और साथ ही इतने बड़े एक्सपेंशन के बावजूद हम देख रहे हैं जो इनकी आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार आते हुए दिख रहा है। बड़े क्षमता विस्तार का खर्च किया है पर इसके साथ ही उन्होंने कर्ज को कम कर दिया है और साथ ही फ्री कैश फ्लो जनरेशन में भी सुधार आते हुए दिख रहा है। तो फाइनेंशियली तो अच्छी परफॉर्मेंस है ही, पर LPG के जिस तरह से डिमांड बढ़ रही है और जो उन्होंने अपने कैपेसिटी एक्सपेंशन करके इस नई डिमांड के लिए तैयारी करी है उसका डायरेक्ट फायदा अब आपको कंपनी में आते हुए दिखेगा। तो शुक्रिया दीपांशु, एजिस लॉजिस्टिक्स पर तेजी के कारण बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं। दरअसल सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर, जो कि 2023 से होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं, जिससे शुगर कंपनियों के लिए मौके बढ़ेंगे। इसकी वजह जरा समझते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं हमारे सहयोगी मानसी दवे से। बताइए मानसी। जी बिल्कुल, देखिए काफी इंटरेस्टिंग रिसर्च है और आपको बता दूं शुगर कंपनियों के लिए ये बेहद ही इम्पोर्टेंट और दमदार खबर आती हुई देखने को मिल रही है। पेट्रोल में 20% एथेनॉल 2023 से ही, जी हां, भारत ने 20% ब्लेंडिंग इस समय से पहले अप्रैल 2023 से ही लागू होगी, ये ताजा खबर आती हुई देखने को मिल रही है। 2 साल पहले नियम लागू करने के लिए जारी एक नोटिफिकेशन हुआ जरूर था, लेकिन अब यहां पर ये जो है खबर आती हुई दिखी है जिसका एक असर आप शुगर स्पेस पर देखेंगे। महंगे ऑयल इंपोर्ट से राहत के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। भारत अपनी फ्यूल की जरूरत का करीब 85% इंपोर्ट करता है। अब इंपोर्ट को कम करना है तो इस तरीके के कदम उठाने ही होंगे। सरकार ने पिछले साल 2022 तक 10% का लक्ष्य तय किया था।
कितने इथेनॉल की जरूरत होगी इसे अगर समझने की कोशिश करें, 20% ब्लेंडिंग के लिए करीब 1000 करोड़ लीटर इथेनॉल चाहिए होता है। शुगर कंपनियों से करीब 7000 करोड़ लीटर की जरूरत पूरी हो जाएगी। शुगर कंपनियां 60 लाख टन सरप्लस चीनी का इस्तेमाल करेंगी इसके लिए। बाकी जरूरत इथेनॉल, जो जरूरी इथेनॉल उत्पादन जो है उसे अनाज से पूरा किया जाएगा। अप्रैल तक पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग 7.2% तक पहुंची थी। ये भी एक आंकड़ा है जो कि इंपॉर्टेंट है जानना। कितनी तैयार है शुगर कंपनियां? अब ये जो ब्लेंडिंग है इसके लिए शुगर कंपनियों के पास कितनी तैयारी है? सरकार ने सीधे गन्ने से भी इथेनॉल के उत्पादन को मंजूरी दे दी है। सबसे अच्छी और सबसे बड़ी खबर यही है शुगर कंपनियों के लिए। कंपनियों को स्टैंड अलोन इथेनॉल यूनिट्स लगाने के लिए मंजूरी मिलती हुई दिखी है। ओएमसीज 2020-21 में 283 करोड़ लीटर एथेनॉल खरीदेंगी। वहीं ओएमसीज 2020-21 में एथेनॉल खरीद पर 15,800 करोड़ लगाने जा रही है। तो इससे आप अनुमान लगाकर चल सकते हैं कि ओएमसी कंपनियां एथेनॉल खरीद पर 15,800 करोड़ का खर्च करने वाली है। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी शुगर कंपनियों के लिए ये है जब ये उत्पादन या कह सकते हैं ब्लेंडिंग होती हुई दिखेगी। अब कुछ चीजें हैं, कुछ आंकड़े हैं जो कि जरूरी है आपका जानना। चीनी मिलों को इथेनॉल के लिए भुगतान कितना किया जाएगा? अब क्वालिटी होती है। बी हैवी मोलासेस के दाम जो है 57 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर के होंगे। गन्ने का जूस जो है इसके दाम 62 रुपए 65 पैसे प्रति लीटर होंगे। और पारंपरिक सी मोलासेस जो होता है ट्रेडिशनल 45 रुपए और 69 पैसे प्रति लीटर का तय किया गया है। इथेनॉल यानी सभी के लिए फायदा मिलता हुआ दिखेगा। ये खबर जो है तमाम सेक्टर्स के लिए फायदेमंद साबित होती हुई दिखेगी। ऑफकोर्स शुगर पर सबसे ज्यादा फोकस है। 62 रुपया 65 पैसे प्रति लीटर का एक्स मिल रेट भी पेट्रोल से काफी सस्ता है। आपको बता दें इथेनॉल के लिए सब्सिडी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इथेनॉल पर फिलहाल 5% ही जीएसटी लगता है और जुलाई 2018 से 18% से घटकर ये जीएसटी 5% हुआ था। तो शुगर ब्लेंडिंग, इथेनॉल ब्लेंडिंग की खबर है जिसके चलते शुगर स्पेस बिल्कुल एक्शन में है। बहुत शुक्रिया मानसी, ये एक्सक्लूसिव रिसर्च हम सब तक पहुंचाने के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं, अब शो में खास सेगमेंट देते हैं, देखते हैं शर्मा जी का ऑप्शन। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा से बात करते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका शो में एक बार फिर से। कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां पर? स्वाति जी, आपका और इस सेगमेंट के सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार। तो दो स्टॉक हैं और दोनों ही का नाम ए से शुरू होता है। एक एक्सिस बैंक, दूसरा अपोलो हॉस्पिटल। तो पहले बात एक्सिस बैंक की करते हैं। इसका जो सूटी का जो स्टेक था वो बिकने के बाद इसके ऊपर जो एक तलवार लटक रही थी वो हट गई है। तो ये स्टॉक जो है री रेट हो रहा है। ये तो वही फंडामेंटल बात। अब रह गई बात टेक्निकल और डेरिवेटिव की, तो 751 रुपए भी ये क्लोज हुआ है। 760 रुपए की कॉल अगर ट्रेडर चाहे तो 18 रुपए पे ले सकता है। स्टॉप लॉस रखे हैं 14 रुपए का, टारगेट आपका रहेगा 28 रुपए। अपोलो हॉस्पिटल दूसरी तरफ ऐसा स्टॉक है जो करीब 4.5% आज बढ़ा है, तो काफी बढ़ गया है। और ये ऐसा लग रहा है कि हॉस्पिटल नए सिरे से अभी जब लॉकडाउन के बाद खुलेंगे तो वहाँ पे जो इलेक्टिव ऑपरेशन है वो काफी होंगे। ये तो फंडामेंटल रीजन है, लेकिन जिस रीजन से मैं इसको बता रहा हूँ या टेक्निकल या डेरिवेटिव, वो ये है कि आपको 3500 की कॉल लेनी है। ये कॉल आज बंद हुई 90 रुपए पे, तो मैंने स्टॉप लॉस सुझाया है 60 रुपए का, टारगेट आपका रहेगा 160। लेकिन ये ध्यान में रखें कि क्योंकि ये स्टॉक 4.5% आज ही बढ़ा है, तो अगर 3500 की कॉल आपको 90 के बजाय अगर आप 80 पे लेंगे तो आप थोड़ा बेहतर रहेगा आपके लिए। तो अगर 80 रुपए तो लीजिए, लेकिन स्टॉप लॉस कोई चेंज नहीं, टारगेट में कोई चेंज नहीं। धन्यवाद, जय। अनिल जी से समझते हैं कल के लिए बाजार पर क्या रहे खास स्ट्रैटेजी, बाजार के लिए अहम संकेत कहां से मिलेंगे? जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स थोड़ी कमजोरी के साथ 70-80 अंक नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, यानी कि हल्का फुल्का कमजोरी भरा सेशन अमेरिका में हो सकता है। देखते हैं आज वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी के दिन के डेटा किस तरह के नजर आते हैं एफआईज की तरफ से, और वायदा कारोबार के डेटा किस तरह के बनकर नजर आते हैं। ये अपने संकेत अहमियत वाले होंगे और बाजार बंद हुए एकदम हाइपर और बेहद इंपॉर्टेंस लेवल के आसपास, जो कि 15,700 का निफ्टी पर है। अब जो रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट होती दिख रही है 15,500 से 15,600 निफ्टी पर, ये 100 पॉइंट की रेंज मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगी और 15,700 के ऊपर टिकने पर हर 100 पॉइंट ऊपर के लेवल्स बाजार में आते हुए दिख सकते हैं। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है,
35,100 35,200 के आसपास बैंक निफ्टी मजबूत सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है और अब 35,950 36,100 की तरफ बैंक निफ्टी की बढ़ने की कोशिश हो सकती है। ब्रॉड रेंज 35 से 36,000 की बैंक निफ्टी पर मानकर आप चल सकते हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में अब भी थोड़ा और एक्शन आगे बढ़ने की संभावना है। कल हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों पर आ सकती है या निचले स्तरों पर खुले तो फिर एक रिकवरी बन सकती है। ग्लोबल मार्केट्स की कमजोरी के चलते अगर कमजोर शुरुआत होती है तो पहले अहम सपोर्ट लेवल पर बाजार सपोर्ट लेकर ऊपर आने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन ओवरऑल बाजारों में ट्रेडिंग मोमेंटम बड़ा स्ट्रांग है और अगर बाजार कल 15,600 के ऊपर किसी भी लेवल पर बंद हो पाते हैं तो वीकली क्लोजिंग के लिहाज से भी ये एक बेहतरीन क्लोजिंग होगी और जिससे कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मजबूती के साथ बाजार है। हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन देखते हैं क्या कुछ होता है। चलिए कल के बाजार पर स्ट्रैटेजी जानी, आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया से बात करते हैं। सुमित जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां पर बनाएं? हाय स्वाति, गुड इवनिंग। कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए मेरे पास दो स्टॉक है, दोनों ही बाय साइड के हैं तेजी करने के लिए। पहला स्टॉक है L&T, 1500 का कॉल लेने का सलाह रहेगा। L&T में ब्रेकआउट लग रहा है, L&T लग रहा है यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखा सकता है। L&T 1500 का कॉल 45 के आसपास खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 25 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर में टारगेट देखने को मिल सकते हैं 70 से 80 रुपए के 1 से 2 दिनों के अंदर। दूसरा स्टॉक जो चार्ट के ऊपर अच्छा दिख रहा है वो है एस्कॉर्ट्स। तो एस्कॉर्ट्स के अंदर 1240 का कॉल 38-39 के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 19 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में टारगेट 60 रुपए से लेकर 70 रुपए तक के एस्कॉर्ट्स में 1240 के कॉल में देखने को मिल सकता है। बहुत शुक्रिया सुमित जी, शो में शामिल हुए। ऑप्शन स्ट्रैटेजी आपने बताई। शो के अंत में अविनाश जी आपके पास आ रहे हैं और आपकी लॉन्ग टर्म पिक आज कौन सी होगी? स्वाति, लॉन्ग टर्म पिक हमको डेयरी सेक्टर में एक कंपनी पसंद है जिसका नाम है हेरिटेज फूड्स लिमिटेड। ये कंपनी साउथ में काफ़ी वेल एस्टेब्लिश्ड है, आंध्रा और तेलंगाना में काफ़ी वेल एस्टेब्लिश्ड है और इस कंपनी के नतीजे जो रिसेंटली आए बहुत ही बढ़िया है। कंपनी करीबन 2400 करोड़ की टॉप लाइन पे इन्होंने करीबन 153 करोड़ का प्रॉफिट किया है। सबसे बड़ी बात, कंपनी B2C सेगमेंट में है। करीबन 27 से 30% इन्हों ब्रांडेड प्रोडक्ट से सेल्स आता है। हमको लग रहा है कि आने वाला साल भी इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और अगर 6 to 12 मंथ्स का नजरिया है तो मैं समझता हूँ कि इस साल दैट इज FY22 के लिए करीबन 40 रुपए की अर्निंग और आगे आने वाले साल के लिए 50 रुपए की अर्निंग आएगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक बहुत ही अंडर वैल्यूड है। B2C प्लेयर ऐसे वैल्यूएशंस पे मिलना बहुत यूनिक होता है, तो यहाँ पे जरूर खरीदे। हमको लग रहा है 12 से 15 महीने में करीबन 475-500 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है, तो ये डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प रह सकता है। तो साल भर तक के नजरिए के लिए हेरिटेज फूड में खरीदारी की सलाह अविनाश गोरक्षकर की। अविनाश जी, बहुत शुक्रिया, आज आप शो में शामिल हुए। तमाम हमारे सहयोगियों का भी बहुत शुक्रिया हम तक एक्सक्लूसिव खबर और रिसर्च पहुंचाने के लिए। तो आज के लिए बाजार आज और कल में बस इतना ही।